नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम बीपीएससी का टेस्ट सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा जो 72वीं बीपीएससी का टेस्ट कराया जाए उसका मॉडल हिस्ट्री द्वितीय का हम देखेंगे। टेस्ट नंबर 12 का आपका पार्ट 2 होने वाला, ध्यान में रखिएगा। पार्ट 1 आपका हो चुका है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें तो ये वीडियो खत्म कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 आप लोग देख लीजिएगा। तो आज होगा आपका लेकर 75 नंबर प्रश्न से लेकर आपका 150 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है। ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग नए भी है तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए 76 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेकिन भैया पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। वीडियो पूरा वॉच नहीं कीजिएगा जब तक नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 76 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज़ाद हिंद के अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। क्या बोल रहा है, आज़ाद हिंद के अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए कथन 1 देखते हैं। क्या इसकी स्थापना 1941 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बर्लिन में हुआ था। नहीं, बर्लिन में आपका नहीं हुआ था। तो आपका कहाँ हुआ था, चलिए बताइए। तो आपका ये सिंगापुर में हुआ था, ध्यान में रखिए। तो बी में देखिए क्या है, इसका गठन 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1943 को हुआ था, ध्यान में रखिए। यहाँ 11 अक्टूबर लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 77 की ओर। बताइएगा, आज़ाद हिंद सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया था। क्या बोल रहा है, आज़ाद हिंद सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या रखा गया था। बताइए क्या रखा गया था। तो आपका क्या आज़ाद हिंद स्वतंत्र रखा गया था, तो नहीं, ये आपका नहीं रखा गया था। क्या आज़ाद शहीद और स्वराज रखा गया था, तो बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। शहीद और स्वराज आपका रखा गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 78 की ओर। बताइएगा, देखिए, रियासतों के एकीकरण के दौरान क्या है, जूनागढ़ का एक विवादास्पद मुद्दा क्यों बनकर उभरा। बताइए, रियासतों के एकीकरण के दौरान जूनागढ़ एक विवादास्पद मुद्दा क्यों बनकर उभरा। बताइए क्यों बनकर उभरा था। तो ये आपका हो जाएगा, हिंदू बहुसंख्यक आबादी वाले इस राज्य में मुस्लिम शासक ने पाकिस्तान में विलय की मांग की थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं जूनागढ़ के बारे में। देखिए, जूनागढ़ ने एकीकरण प्रक्रिया के सामने एक अनूठी और चुनौतीपूर्ण स्थिति पेश की। जूनागढ़ के नवाब क्या है, महावत खान ने अगस्त 1947 में पाकिस्तान में विलय कर लिया, जबकि यह राज्य भौगोलिक रूप से पश्चिमी भारत में कठियावाड़ प्रायद्वीपीय में स्थित था। इसकी पाकिस्तान के साथ कोई भी क्षेत्रीय सीमा नहीं थी और इसकी लगभग 80% आबादी हिंदू बहुसंख्यक थी, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हर क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन दे रहे हैं भैया, और आपसे प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों को मज़ा आने वाला है। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखिए, जम्मू और कश्मीर में के विलय से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या बोल रहा है, जम्मू और कश्मीर के विलय से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, ध्यान में रखिए। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। चलिए कालानुक्रम में सजाना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो पहला तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि माउंटबेटन की हरि सिंह से मुलाकात, 1 नंबर, तो ये आपका बिल्कुल सही 1 में हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, उसका बाद हो जाएगा पाकिस्तान समर्थित क्या है, कबायली आक्रमण, ध्यान में रखिए, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और अगर विलय पत्र पर हस्ताक्षर, ये आपका ध्यान में रखिए आपका तीसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 80 की ओर। चलिए देखिए मिलान करने वाला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए मिलान करते हैं हम लोग। चलिए 80 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 से आपका मिलान करना है। सूची 1 में आपका देखिए क्या है, सूची 1 में यानी ए में आपका है बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र का क्या होगा, तो बाबा रामचंद्र का सबको पता है, अवध किसान आंदोलन थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए वल्लभ भाई पटेल, बताइए वल्लभ भाई पटेल कहाँ किससे मिलान होगा, तो वल्लभ भाई पटेल, ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह से संबंधित हैं। बताइए स्वामी सदानंद सरस्वती, ये आपका ध्यान में रखिएगा, बिहार किसान सभा से संबंधित हैं, ध्यान में रखिए। डी में आपका
क्या है, मदारी पासी, ये आपका एका आंदोलन से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर पॉज कीजिए, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइए 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे? बताइए 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी आपके कोलकाता में सांप्रदायिक शांति के लिए कार्य कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा। कहाँ? कोलकाता में सांप्रदायिक शांति के लिए कार्य कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए जहाँ एक तरफ पूरा देश स्वतंत्र का उत्सव मना रहा था और जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को नई दिल्ली में अपना प्रसिद्ध क्या नियति में साक्षात्कार भाषण दे रहे थे, वहीं महात्मा गांधी ने इन उत्सवों में भाग न लेने का निर्णय लिया। वह कोलकाता में क्या बेलिया घाटा में एक जर्जर मकान में ठहरे हुए थे, जहां वे विभाजन के बाद हिंदुओं और मुस्लिम के बीच भड़के भीषण सांप्रदायिक दंगों को शांत करने के लिए उपवास रख रहे थे और प्रार्थना संभावनाएं आयोजित कर रहे थे, ध्यान में रखिएगा। इसका सही सोल्यूशन हम बता दिए हैं। देखिए भैया ये आप बीपीएससी का क्लास देख रहे हैं, आप सोचिएगा कि आपको बिहार पुलिस के जैसा आपका सोल्यूशन मिलेगा, तो वैसा कुछ नहीं है, कुछ समझना पड़ेगा बात को। चलिए 82 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए तटीय जिलों में किसान को संगठित करने के लिए उत्कल प्रांतीय किसान सभा की सह स्थापना प्रमुख भूमिका किसने निभाई? बताइए तटीय जिलों में किसानों को संगठित करने के लिए क्या उत्कल प्रांतीय किसान सभा की सह स्थापना में प्रमुख भूमिका देखिए यहाँ किसने निभाई? बताइए किसने निभाई? तो आपका मालती चौधरी ने निभाई थी। कौन निभाई थी? आपको मालती चौधरी ने, ध्यान में रखिएगा। देखिए मालती चौधरी जो है से उत्कल प्रांतीय किसान सभा का एक प्रमुख वस्तुकार थी, जिन्होंने उड़ीसा क्षेत्र में भयंकर जमींदारों का शोषण के खिलाफ बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को संगठित किया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला आते हैं 83 नंबर प्रश्न। देखिए 1946 में हुए किस सशस्त्र श्रमिक वर्ग विद्रोह को क्या श्रवण कोर की रियासत प्रशासन द्वारा बेरहमी में दबा दिया गया था? बताइए 1946 में हुए किस सशस्त्र श्रमिक वर्ग विद्रोह को श्रवण कोर की रियासत प्रशासन द्वारा बेरहमी से दबा दिया गया था? बेरहमी से दबा दिया गया था। चलिए बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ये दबा गया था, देखिए पुनप्रा बालायर विद्रोह, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए पुनप्रा बायलार विद्रोह श्रवण कोर रियासत को निरंकुश प्रशासन के खिलाफ निर्देशित एक विशिष्ट सशस्त्र कम्युनिस्ट विद्रोह था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 84 की ओर। क्या भैया समझ में आ रहा है या फिर नहीं जा आ रहा है? आप लोग कितना इजी क्वेश्चन है, अगर ये सब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तो दिक्कत वाली बात है। चलिए एक बार आप लोग कमेंट पे कर दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ रहा है। चलिए यार आप लोग अभी तक बीपीएससी का फॉर्म भरे हैं या फिर नहीं भरे हैं, ये भी आप लोग बताइएगा। ये फॉरवर्ड ब्लॉक के नागपुर सम्मेलन 1940 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? फॉरवर्ड ब्लॉक के नागपुर सम्मेलन 1940 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों में से कौन सा पर गलत है, ये चीज़ आपको चुनना है। ध्यान दीजिएगा कि एक में है फॉरवर्ड ब्लॉक नागपुर सम्मेलन के संबंध में, ध्यान रखिएगा। देखिए इसने फॉरवर्ड ब्लॉक को समाजवादी पार्टी घोषित किया, बिल्कुल सही है। दो में है इसने क्या सभी सत्ता भारतीय जनता के साथ हाथ में का नारा अपनाया, बिल्कुल सही है। क्या है? इसने सभी सत्ता भारतीय जनता के हाथ में का नारा अपनाया, बिल्कुल सही है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना ही एक ना ही दो। इसमें बोल रहा था कौन सा गलत है, लेकिन इसमें गलत आपका कोई भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें कोई भी गलत आपका नहीं है। चलिए भैया आगे बढ़ जाता है प्रश्न नंबर 85 की ओर। चलिए बताइए, अगर देखिए इसका आंसर आप लोग को पता रहता है तो पहले वीडियो रोक लीजिए, उसके बाद आंसर पहले आप लोग बता लीजिए। लास्ट में आप लोग को पीडीएफ देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको लास्ट वीडियो को लास्ट में आपको दिख जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1919 में जलियांवाला बाग में निहस्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? बताइए निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1919 में जलियांवाला बाग में निहस्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? ध्यान में रखिए कौन आदेश दिया था? तो ये आपका दिया था रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, ध्यान में रखिए। बड़ा दौला था, क्या था?
रेजिनाल्ड डायर ने दिए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए अगर इसका हम लोग और देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिफिनेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों की भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दिया। यह नरसंहार भारत में ब्रिटिश शासन की सबसे दुखद घटनाओं में से एक बन गया था। ध्यान रखिएगा भैया और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 86 की ओर। चलिए बताइएगा। देखिए बहुत क्वेश्चन तो देखिए भैया आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहा है। देखिए इतिहासकार क्या AJP टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना वह निर्णायक क्षण बनी जब भारतीय ब्रिटिश शासक से क्या मुखक हो गए, ध्यान में विमुख हो गए थे। ध्यान रखिएगा। तो इतिहासकार में AJP टेलर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से घटना वह निर्णायक क्षण बनी जब भारतीय ब्रिटिश शासक से विमुख हो गए थे। विमुख हो गए थे ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए इतिहासकार क्या है AJP टेलर ने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार को वह निर्णायक क्षण बताया जब भारतीय ब्रिटिश शासन ने पूरी तरह विमुख हो गए। ध्यान रखिएगा। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 100 नंबर प्रश्न होगा तो आप लोग को हम बढ़िया सा शायरी पढ़ के सुनाएंगे। चलिए 97 नंबर शायरी बताएंगे। 100 नंबर प्रश्न जैसे हम एंटर करेंगे तो आपको एक बढ़िया सा शायरी आपका दिल छूने वाला हम बोलेंगे। ठीक है। हंटर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, हंटर समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही है। कथन एक देखिए क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में हुई अशांति की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल सही है भैया हंटर समिति के संबंध में। ध्यान दीजिएगा एक तो आपका बिल्कुल सही है। कथन दो में क्या है, इस समिति का गठन भारत का राज्य सचिव क्या है एडविन मेंटेग्यू के आदेश पर किया गया था। बिल्कुल सही है भैया हंटर समिति के संबंध में आपका कथन दो भी सही है। 3 में आपका सर सिडनी रोलेट के समिति की अध्यक्षता की, बिल्कुल गलत है। 3 का आपका बिल्कुल गलत है। 3 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम, यहाँ काट दीजिएगा, लॉर्ड विलियम हंटर थे, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा, ना कि आपका सर सिडनी रोलेट थे। ठीक है। सिडनी रोलेट ने इससे पहले रोलेट कमीशन की अध्यक्षता की थी, जिसकी सिफारिश के कारण 1919 का रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं 88 नंबर प्रश्न पे। बताइए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिए इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए एक में आपका क्या बोल रहा, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर दी गई थी। बिल्कुल सही है। 2 में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल लागू किए गए थे। बिल्कुल गलत है भैया। 2 तो देखिए आपको बिल्कुल गलत है, आपको देखने से ही पता चल रहा है। देखिए अगर 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस समिति में अध्यक्ष लॉर्ड विलियम, सॉरी इसका सही उत्तर देखिए 2 का आपका क्या हो जाएगा। देखिए विधानसभा, इसके बारे हम बता रहे हैं। देखिए विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनी द्विसदनीय विधानसभाएं सभी 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में लागू नहीं की गई थी। 1935 के अधिनियम में केवल 6 प्रांतों में लागू की गई थी। 6 प्रांत कहाँ कहाँ था, तो आपको मद्रास था, बम्बई था, बंगाल था, संयुक्त प्रांत था, बिहार और असम था। ध्यान में रखिएगा। में सदनीय विधानमंडल में स्थापित की, ध्यान में रखिएगा। और शेष 5 प्रांतों में कहाँ, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत और मध्य प्रांत और उड़ीसा और सिंध में एक सदनीय विधानसभाएं बनी रही थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ एक आपका सही है। देखिए अगर समझ में नहीं आया भैया तो थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कीजिए और फिर से सुन लीजिए ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व दिसंबर 1939 में
मनाए जाने वाले मुक्ति दिवस से संबंधित नहीं है। बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व दिसंबर 1939 में मनाए जाने वाले मुक्ति दिवस से संबंधित नहीं है? तो आपका महात्मा गांधी जो है सो मुक्ति दिवस से संबंधित नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए, महात्मा गांधी मुक्ति दिवस के आयोजन से जुड़े नहीं थे। क्या थे? मुक्ति दिवस से आपका महात्मा गांधी नहीं जुड़े हुए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपका देखिए, इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, BR अम्बेडकर, EV स्वामी, ये आपका तीनों मुक्ति दिवस से आपका जुड़े हुए थे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए 90 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, भारत में रोल एक्ट किसके वायसराय काल में पारित किया गया था? भारत में रोल एक्ट किसके वायसराय काल में पारित किया गया था? अभी हम ऊपर में जस्टिस का पढ़ा है कि रोल एक्ट किसके द्वारा आपका पारित किया गया था। अभी जस्ट हम ऊपर में पढ़े हैं तो आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा आपका जारी किया गया था। देखिए, रोल एक्ट मार्च 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 के वायसराय काल के दौरान पारित किया गया था। कब? 1916 से लेकर 1921 के वायसराय काल के दौरान ये रोल एक्ट आपका जारी किए गए थे 1919 में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 91 की ओर। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के उदय में निम्नलिखित में से किन के कारकों में योगदान दिया? क्या बोला, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं के उदय में निम्नलिखित में से किन कारकों ने योगदान दिया था? किन कारकों ने योगदान दिया था? इसमें बोला नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। हमने सही उत्तर को चुनना है। तो देखिए, एक में आपका क्या बोल रहा है, कीमतों और कराधान में वृद्धि, बिल्कुल आपका ये सही है। 2 में आपका जलियांवाला बाग नरसंहार, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है, ध्यान दीजिए, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, बिल्कुल सही है। 4 में आपका अस्थायी बंदोबस्त का उन्मूलन, बिल्कुल आपका 4 गलत है, ध्यान दीजिएगा। 4 आपका जो है बिल्कुल गलत है, बाकी A, B, C और आपका सही है, ध्यान दीजिएगा। और माफ़ कीजिएगा, इसका 4 के बारे में हम सही उत्तर हम नहीं लिख पाए हैं। अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, आप लोगों को नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। कब? अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था और इसका युद्ध पश्चात के घटनाओं क्रम में कोई संबंध नहीं था, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका सही है। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए, त्रिपुरी अधिवेशन संकट 1939 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? त्रिपुरी अधिवेशन संकट 1939 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इसमें बोला उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है? तो एक में देखिए, क्या सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चुनाव में क्या पट्टभी सीताराम मैया को हराया था, बिल्कुल सही है भैया। आप लोग को त्रिपुरी अधिवेशन के संकट के संबंध में एक कथन एक आपका बिल्कुल सही है। देखिए 2 में आपका गांधी ने टिप्पणी की पट्टाभी की हार उनकी अपनी हार बताई थी। क्या गांधी ने टिप्पणी की पट्टाभी की हार उनकी अपनी हार थी, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर ये भी आपका बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 93 की ओर। चलिए 93 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए, क्रिप्स प्रस्तावों में क्या है, अलगांव खंड को मुख्य रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, बताइए, क्रिप्स प्रस्तावों में क्या है, अलगांव खंड को मुख्य रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, बताइए, क्योंकि आपका इन प्रांतों को प्रस्तावित संघ से बाहर रहने के लिए संवैधानिक आधार प्रदान किया, जिससे भविष्य में विभाजन की संभावना मजबूत हुई, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 94 की ओर। देखिए ऑपरेशन जीरो अफसर के तात्पर्य भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से है? बताइए, ऑपरेशन जीरो क्या है, ऑपरेशन जीरो आवर के तात्पर्य भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से है? तो निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंदोलन की शुरुआत में ही दबाने के उद्देश्य से 9 अगस्त 1942 को तगड़े कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका
सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 95 की ओर। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक में व्यवस्थित करें। भारत छोड़ो आंदोलन को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, सबको पता है पहले आपका शहरी क्या हड़तालों और प्रदर्शन, हम रखिए एक तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दो, उसके बाद होगा आपका ग्रामीण विद्रोह और संचार लाइनों पर हमले, ध्यान में रखिए दो होगा। उसके बाद 3 होगा भूमिगत प्रतिरोध और समांतरण सरकारों की स्थापना, ध्यान में रखिए सी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला होगा सरकारी हड़तालों और प्रदर्शन, उसके बाद होगा ग्रामीण विद्रोह और संचार लाइनों पर हमला, उसके बाद हो जाएगा आपका भूमिगत प्रतिरोध और समांतर सरकारों की स्थापना, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाता है, प्रश्न नंबर 96। देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए, सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 मुख्य रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान की संभावना को संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया था। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 मुख्य रूप से इसीलिए महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह के माध्यम से पाकिस्तान की संभावना को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 के 100 नंबर प्रश्न पे। आप लोग को हम बोले थे कि शायरी सुनाएंगे, तो शायरी सुनाएंगे आप लोग को। सॉरी, देखिए 97 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, इस चीज़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी कथन 1 में क्या बोल रहा है। देखिए, खिलाफत मुद्दे ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने में सहायता की। देखिए अभिकथन ये तो आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में देखिए, कांग्रेस नेताओं ने तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीति का पूर्ण समर्थन किया, बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। ये तो आपका सही है लेकिन आर आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा, आर आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसके बारे में अगर हमको आर का सही अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, हालांकि कारण वाला कथन गलत है क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीति का विरोध किया था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की को विभाजित करने और क्या खलीफा के अधिकार को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन का आलोचना की थी। इसका सही उत्तर हम बता दिए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सही है लेकिन आर आपका गलत है, ध्यान रखिएगा भैया। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आता है, प्रश्न नंबर 98। बताइए 98 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है 1944 के गांधी क्या है जिन्ना वार्ता क्यों विफल रही। बताइए, जिन्ना वार्ता क्यों विफल रही थी। 1944 की गांधी जिन्ना वार्ता क्यों विफल रही थी। तो आपका जिन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि स्वतंत्रता से पहले विभाजन के सिद्धांत को स्वीकार किया जाना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ध्यान रखिए। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, सितंबर 1944 में मुंबई में आयोजित गांधी जिन्ना वार्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच बढ़ती राजनीतिक क्या खाई को पाटने का एक महत्वपूर्ण लेकिन अत्यंत असफल प्रयास था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्या नज़रबंदी से रिहा हुए गांधी ने इस राजगोपालाचारी फार्मूला को वार्ता का आधार बनाकर चर्चा की शुरुआत की थी, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 99 की ओर। चलिए 99 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा INA रक्षा समिति का सदस्य नहीं था। बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो आपका दिल छू लेगा एकदम से। निम्नलिखित में से कौन सा INA रक्षा समिति का सदस्य नहीं था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका नहीं थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर, चलिए हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन में देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए लाल किले के मुकदमे 1945 से लेकर 1946 में आरोपी अधिकारी से बचाव करने के लिए कांग्रेस द्वारा गठित INA रक्षा समिति का प्रमुख कानूनी और राजनीतिक हस्तियां शामिल थी, जिनमें से मुख्य वकील के रूप में क्या वल्लभ भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ कटजू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। इन्होंने बचाव के लिए वकालत की जिम्मेदारी दोबाव संभाली। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस रक्षा दल का सदस्य नहीं थे, ध्यान में रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस रक्षा दल के सदस्य नहीं थे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 नंबर। हम आपको बोले थे 100 नंबर प्रश्न आएगा तो आप लोग को हम एक शायरी सुनाएंगे। चलिए हम आपसे वादा किए थे कि आपको एक शायरी सुनाएंगे, तो शायरी सुनिए।
देखिए, ये चेहरे की हकीकत दुनिया कहाँ जानती है क्या? ये चेहरे की हकीकत दुनिया कहाँ जानती है, मैं कल रात परेशान था, ये बात सिर्फ मेरी माँ जानती है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दिल छू लेने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हम लोग मतलब कल रात हम परेशान थे और ये बात सिर्फ मेरी माँ जानती थी। ध्यान दीजिएगा। 16वां प्रश्न देखिए आपको क्या है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ध्यान में रखिएगा। चलिए व्यवस्थित करना है तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर को चुनना है। चलिए सही उत्तर को चुनते हैं। चलिए देखिए, ये पहला तो हो जाएगा आपका लखनऊ समझौता, इस सबको पता है, बच्चा को पता, पहले लखनऊ समझौता हो जाएगा आपका घटनाओं के क्रम में। देखिए, और उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, तो उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद होगा आपका खिलाफत कमेटी का गठन, ये आपका हो जाएगा दूसरा भैया। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपका रॉलेट सत्याग्रह, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 101 की ओर। शायरी कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वे गांधी से असहयोग के पद्धति से असहमत थे। तो निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि वे गांधी की असहयोग की पद्धति से असहमत थे। बताइए, असहमत थे आपका ये कौन थे, ध्यान रखिए। तो ये आपका थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, ध्यान रखिए। आपका एनी बेसेंट थे, ध्यान रखिए। आपका बीसी पाल थे, और CR दास ये आपका नहीं छोड़े थे, ये आपका गांधी जी के साथ और सहयोग में शामिल थे। ध्यान में रखिएगा कौन कौन छोड़े थे, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और BC पाल छोड़े थे। ध्यान में रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने गांधी के क्या संविधानेतर जन आंदोलन का विरोध किया और संवैधानिक तरीकों से प्राथमिकता दी। ध्यान दीजिएगा। देखिए, CR दास जो है कांग्रेस में ही रहे थे, CR दास बोले थे कि कांग्रेस में ही रहे थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 102 नंबर प्रश्न, ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में संवैधानिक संसाधनों द्वारा क्या स्वशासन प्राप्त करने के लक्ष्य को बदलकर शांतिपूर्ण और वैध शासन द्वारा स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संवैधानिक संसाधनों द्वारा क्या स्वशासन प्राप्त करने के लक्ष्य को बदलकर शांतिपूर्व और वैध साधनों द्वारा स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ध्यान में रखिए, स्वराज निर्धारित ये किया गया था, तो ये आपका नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ध्यान में रखिए, कहाँ पर, नागपुर अधिवेशन में। ध्यान में देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग व्याख्या में जानते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के एक प्रमुख को क्या है, वैचारिक परिवर्तन को अपनाया था। कौन सा परिवर्तन था ये, तो पहला उद्देश्य था संवैधानिक तरीकों से शासन, दूसरा क्या था, नया उद्देश्य आपका था शांतिपूर्ण और वैध जन संघर्ष के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति। ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें से भारत में गांधीवादी जन का राजनीतिक की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। चलिए 103 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नेता के हस्तक्षेप के बाद रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण सुनिश्चित हुआ था। बताइए, तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। रखिए, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नेता के हस्तक्षेप के बाद रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण सुनिश्चित हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, मुख्य धारा के राजनीतिक नेतृत्व विशेष रूप से कांग्रेस के सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना के हस्तक्षेप के बाद रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह समाप्त हो गया। इन दोनों ने ही क्या है, नौसैनिक की आत्मसमर्पण करने की अपील की थी। ध्यान रखिएगा भैया और याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। आप लोग प्लीज़ आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए बताइए, 1945 से लेकर 1946 में प्रांतीय और केंद्रीय चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, हम हर वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं आप लोग को बताने के लिए, लेकिन आप लोग बताइए तो देते हैं,
हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताते हैं कमेंट में, हमको पता है, लेकिन इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हर बार हम छोड़ देते हैं इजी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इस बार हम आप लोग के लिए बढ़िया क्वेश्चन छोड़े हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 104 नंबर लिखिएगा वहाँ, 104 नंबर प्रश्न और उसका आंसर ये होगा। चलिए 105 नंबर प्रश्न देखिए, देखिए क्या है, सेब्रेस की संधि ने, क्या है, सेब्रेस की संधि ने भारतीय मुसलमानों में रोष क्यों उत्पन्न किया? बताइए, सेब्रेस की संधि ने भारतीय मुसलमानों में रोष क्यों उत्पन्न किया था? तो रोष क्यों उत्पन्न किया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका, इससे तुर्की को कमज़ोर कर दिया और खलीफा के अधिकार को हटा दिया। ध्यान रखिएगा, घटा दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या है, सेब्रेस की संधि ने तुर्की पर कठोर शर्तें थोप दी। क्या थोप दी? तुर्की के विभाजित कर दिया गया और ऑटोमन सत्ता कमज़ोर पड़ गई और खलीफा के पद पर संकट आ गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 106 की ओर। बताइए 1920 के खिलाफत समिति के सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? किस शहर में आयोजित किया गया था जिसमें गांधी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था? अनुरोध किया गया था। बताइए 1920 के खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? तो ये आपका इलाहाबाद का किया गया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बढ़िया से जानते हैं। देखिए जून 1920 में खिलाफत समिति ने क्या इलाहाबाद में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्या अहिंसक आंदोलन का कार्यक्रम अपनाने का सुझाव दिया। तो खिलाफत नेताओं ने क्या सर्वसम्मति से गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और गांधी से प्रस्तावित असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया था। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 107 की ओर। बताइएगा, देखिए आईएनएस मुकदमों और युद्धोत्तर सैन्य विद्रोहों को भारत में ब्रिटिश शासन पर व्यापक प्रभाव क्या पड़ा था? बताइए आईएनए मुकदमों और युद्धोत्तर सैन्य विद्रोहों का भारत में ब्रिटिश शासन पर व्यापक प्रभाव क्या पड़ा था? व्यापक प्रभाव क्या पड़ा था? तो आपका क्या पड़ा था? देखिए उन्होंने अंग्रेज को यह विश्वास दिला दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों पर वह बिना शर्त भरोसा नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिए कौन सा हो जाएगा? उन्होंने अंग्रेजों को यह विश्वास दिला दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों पर बिना शर्त भरोसा नहीं किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होने वाला है। देखिए 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन योजना के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन भेजने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या था? बताइए प्राथमिक उद्देश्य क्या था, ये आप सबको पता है। चलिए बताइए, क्या एक में भारत के तत्काल 2 अलग अलग राज्यों को विभाजित करना था? बिल्कुल नहीं था। बी में सत्ता हस्तांतरण पर बातचीत करने और प्रमुख राजनीतिक दलों को क्या स्वीकार संवैधानिक ढांचा विकसित करना था? बिल्कुल यही था, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए 108 नंबर प्रश्न का पॉइंट, थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए 1946 में क्लेमेंट एटली के नेतृत्व वाली ब्रिटिश लेबर सरकार द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य का सत्ता क्या सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करना और प्रमुख राजनीतिक क्या हितधारकों विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को स्वीकार संवैधानिक ढांचा तैयार करना। युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक दुर्बलता, बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और भारत में बदलती अस्थिरता और कारण प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन का जारी रखना असंभव होता जा रहा था। इसीलिए मिशन में एक ऐसे संवैधानिक समझौते की तलाश की जा जो भारत की एकता को बनाए रखते हुए मुस्लिम राजनीतिक चिंता और समाधान कर सकें। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग प्रश्न नंबर 109 की ओर। देखिए तो थोड़ा सा इसका डिफिनेशन जो भी है थोड़ा लंबा हो गया होगा, हम समझते हैं बात को। लेकिन आप ये बिहार पुलिस का आप सेट नहीं देख रहे हैं, ये आपका बीपीएससी का सेट है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखिए 109 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से किसने
इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। और आप लोग को ये भी लगता होगा क्या बोल रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा। समझ में कहाँ से आएगा भैया? अगर बीपीएससी का, आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी का सेट देख रहे हैं, तो आपको कहाँ से समझ में आएगा? थोड़ा बताइए तो। इसका आपको पूरा डिफिनेशन से पढ़ना पड़ेगा। इसका बुक देखिएगा तो इतना मोटा मोटा बुक रहता है। हम पढ़ाई इसका करके हम छोड़ दिए हैं, हमसे नहीं हो पाया है। बताइए क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी? बताइए किसने किए थे? तो आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ध्यान में रखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने गांधी की असहयोग राजनीति से स्वयं को अलग करने के बाद इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 110। लेकिन आप इससे बढ़िया बिहार दरोगा से बढ़िया आपका रहेगा कि आप बीपीएससी की तैयारी में घुस जाइए, क्योंकि बीपीएससी तैयारी में हाँ थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन इसका आपका फॉर्म जो है सो हर साल आपको देखने के लिए मिल जाता है। बिहार दरोगा देखिए अभी आया, उसके बाद पता नहीं कब आएगा, अब उसका कोई गारंटी नहीं है। भरोसा मत रखिएगा कि अभी आने वाला है। सो नोटिफिकेशन आ गया, इस बार आएगा, नया सरकार बना तो अभी एक बार आएगा, उसके बाद आप भूल जाइएगा, बोराबादी समेटिएगा, चल जाइएगा घर। इसीलिए बीपीएससी की तैयारी कीजिए, बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया रहेगा, और सीट भी इसमें बढ़िया आता है। दरोगा से तो ज़्यादा ही सीट इसमें आता है। बताइए निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? बताइए निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो CR दास ने अपनी वकालत छोड़ी थी। देखिए इस आंदोलन के दौरान कई प्रमुख वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद और अन्य शामिल थे। ध्यान में रखिएगा, और अन्य शामिल थे, ध्यान में रखिए। देखिए और तेज बहादुर सप्रू भी जो है सो असहयोग बहिष्कार आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। कौन? मोतीलाल नेहरू आपका बहिष्कार आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे और संवैधानिक राजनीति से जुड़े रहे हैं। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही है। चलिए, अरे यार देखिए हम आपको पढ़ के हम सुनाए थे क्या इसका? देखिए कौन? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। देखिए एक सेकंड रुक जाइए। देखिए मोतीलाल नेहरू एक हो गया, CR दास हो गया, अब वल्लभ भाई पटेल, ये तीनों आपका जुड़े हुए थे। तेज बहादुर सप्रू जो है आपका ये असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत नहीं छोड़ी थी। ध्यान में रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं 3-4 के बारे में। देखिए तेज बहादुर सप्रू असहयोग बहिष्कार आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे और अपने संवैधानिक राजनीति से जुड़े रहे थे। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा अगर कहीं हमसे दिक्कत हो गया है तो इसे हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन पर ध्यान नहीं दिए, हमको लगा कि वही ऑप्शन ए भी है आपका, इसलिए हम गड़बड़ा रहे थे बार बार, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 111। देखिए प्रश्न नंबर 111 आपका क्या बोल रहा है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित क्या समूहीकरण योजना को लेकर मुख्य विवाद क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित क्या समूहीकरण योजना को लेकर मुख्य विवाद क्या था? तो मुख्य विवाद आपका था कांग्रेस के समूह बनाने का प्रावधान को क्या वैकल्पिक बताया, जबकि मुस्लिम लीग ने इस पर जोर दिया कि यह अनिवार्य है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डी में आपका क्या बोल रहा है? कांग्रेस ने समूह बनाने का प्रावधान को क्या वैकल्पिक बताया, जबकि मुस्लिम लीग ने इस पर जोर दिया कि यह अनिवार्य है। ध्यान में रखिएगा। किसके बारे में? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित समूहीकरण योजना को लेकर मुख्य विवाद क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 112। ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 112 आपका क्या बोल रहा है? अभिकथन ए है। देखिए अभिकथन 1 में क्या है? गांधी ने चोरी चौरा कांड का तत्काल बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए अभिकथन 1 तो आपको भैया बिल्कुल सही है। कारण आर में आपका क्या है? गांधी जी की मानना था कि असहयोग आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। देखिए आर जो है एक ही आपका सही व्याख्या भी कर रहा है। ध्यान में रखिएगा। तो ए तो आर ए भी सही है आपका, आर भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 113 की ओर। चलिए देखिए अब ऐसा मत सोचिएगा बहुत इजी क्वेश्चन आ रहा है भैया इसमें, चलते चलते ये आपका हार्ड होते जाएगा।
निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बोल रहा है नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। ध्यान में रखिए, सही उत्तर को आपको चुनना है। देखिए, पहला तो आपका हो जाएगा ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, उसके बाद आपका हो जाएगा अंतरिम सरकार का गठन, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 में हो जाएगा आपका संविधान सभा की पहली बैठक, उसके बाद हो जाएगा इटली की घोषणा। ध्यान में रखिएगा, तो आपका 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। तो जैसे आपका सिक्वल में दिया हो वैसे उसी तरह आपको कालानुक्रम में सजाना है। पहला आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और सबसे लास्ट में हो जाएगा आपका इटली की घोषणा पत्र, 2 में हो जाएगा आपका अंतिम सरकार का गठन। जैसे वैसे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए, मज़ा आ रहा है पढ़ने में या फिर नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो एक बार यस लिखिए भी कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। ये 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? बताइए। 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था भैया? आपका डॉक्टर मुंजे ने किया था। कौन किया था? आपका डॉक्टर मुंजे ने किया था। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बढ़िया से जानते हैं। देखिए, गोरखपुर जिले में अहिंसक चोरा चोरी कांड के बाद जिसने प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने के अलग 22 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ध्यान रखिएगा। देखिए, 24 फरवरी 1922 के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ 24 फरवरी 1922, देखिए 24 फरवरी 1922 को दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस नेतृत्व गांधी जी के आंदोलन में स्थगित करने का निर्णय को अनुमोदित किया और अपना जोड़ रचनात्मक कार्यों की ओर स्थानांतरित कर दिया था। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अरे यार, तो माफ़ कीजिएगा भैया, इसका देखिए सोल्यूशन जो है सो हम दूसरा का सोल्यूशन पढ़ लिया, लेकिन सब इसी का रिलेटेड था। लेकिन देखिए बाल कृष्ण शिवराम मुंजे यानी कि डॉक्टर मुंजे ने गांधी जी को इस कदम कड़ा विरोध किया और आंदोलन को अचानक वापस लेने के लिए उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया था। ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसके बारे में हम बढ़िया से बता दिए हैं। ऊपर जो हम पढ़े थे उसका हम दूसरा का सोल्यूशन पढ़ लिया था 1922 के बारे में। ध्यान रखिएगा। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये माउंटबेटन की प्रारंभिक बालकलन योजना को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था? क्या बोल रहा है? माउंटबेटन की प्रारंभिक बालकन योजना को क्यों अस्वीकार कर दिया गया था? क्यों अस्वीकार किया था? क्या देखिए कि इसमें बोल रहा है, इसमें प्रस्ताव दिया गया कि रियासतों को सीधे पाकिस्तान में शामिल होने का स्वतंत्र होनी चाहिए, जिससे मौजूदा संवैधानिक ढांचा पर कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल गलत है, ये आपका नहीं होगा। बी में आपका देखिए क्या है, इस प्रांतों और इकाइयों को अलग अलग सत्ता हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी, इससे पूरे भारत में राजनीतिक विखंडन का खतरा बढ़ गया था। बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, बी जो आपका बिल्कुल सही, किसके बारे में? बालकन योजना के बारे में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 116 की ओर। देखिए, 1946 से लेकर 1947 में अपने सांप्रदायिक शांति प्रयासों के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान का दौरा नहीं किया था? बताइए। 1946 और 1947 में अपने सांप्रदायिक शांति प्रयासों के दौरान महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान का दौरा नहीं किया था? सबको पता किस स्थान का दौरा नहीं किया था? आपको बच्चा को पता, आपको लाहौर का दौरा नहीं किए थे। ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसका डिफिनेशन से जानते हैं। देखिए इसका क्या होगा व्याख्या कि 1946 और 1947 में अपने सांप्रदायिक शांति प्रयासों के दौरान गांधी जी ने लाहौर की यात्रा नहीं किए थे। कौन किए थे? लाहौर की यात्रा नहीं किया था। विभाजन के बाद लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था और इस अवधि के दौरान गांधी जी ने शांति प्रयास उन हिंसा प्रस्तावित क्षेत्रों में केंद्रित थे जहां वे सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के लिए भारतीय संदर्भ में भीतर शारीरिक रूप से सक्रिय थे। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 117 की ओर। स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में किसके द्वारा किया गया था? क्या बोल रहा? स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में किसके द्वारा किया गया था?
आपका सी अरदास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ध्यान में रखिए, वन लाइनर है तो इस पर ज़्यादा हम लोग जोड़ नहीं देंगे। बताइएगा, देखिए उनबरगांव और दहानू तालुकों में 1945 के विशाल आदिवासी कृषि विद्रोह का आधिकारिक तौर पर किस संगठन के नेतृत्व में किया गया था? क्या बोला? उम्बरगांव और दहानू तालुकों में 1945 के विशाल आदिवासी कृषि विद्रोह का आधिकारिक तौर पर किस संगठन का नेतृत्व किया गया था? तो वो सबको पता है, महाराष्ट्र किसान सभा का गठन किया गया था। ध्यान में रखिएगा, किस संगठन का नेतृत्व किया गया था? तो महाराष्ट्र किसान सभा का आपका नेतृत्व किया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए, महाराष्ट्र किसान सभा जिनका नेतृत्व क्या गोदावरी पुरु लेकर जैसे कम्युनिस्ट नेताओं ने किया, ने अपने आधारित तौर पर वर्ली के आदिवासियों को जमींदारी में व्यवस्थित शोषण के खिलाफ संगठित और निर्देशित किया। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 119 की ओर। कहीं भी हमसे भैया अगर मिस्टेक हो रहा, मिस्टेक तो वैसे नहीं होना चाहिए, अगर कहीं भी हमसे मिस्टेक हो रहा तो प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिएगा अगर कहीं गलती हो रहा है तो। देखिए, श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 के स्पष्ट रूप से किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी? तो श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 के स्पष्ट रूप से किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी? देखिए, किस राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी ये सबको देखिए पता है, बच्चा को भी पता है। ये आपका स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किए थे। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में क्या हम लोग थोड़ा सा व्याख्या इसका बता दें हम? बताइए। चलिए बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग। देखिए, माफ़ कीजिएगा भैया, इसका हम सोल्यूशन देखिए नहीं लिख पाए हैं। चलिए आप लोग को उसका सोल्यूशन पता था, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए 120 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी की हिंद स्वराज 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोल रहा ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए कथन एक देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। गांधी ब्रिटिश राजनीतिक क्या प्रभुत्व को ही भारत के सामने एकमात्र प्रमुख समस्या मानते थे। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भैया, इसमें सोचना नहीं, बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे एक का तक क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हिंदी स्वराज 1919 में गांधी जी ने यह तर्क दिया था कि असली दुश्मन केवल ब्रिटिश राजनीतिक शासन नहीं बल्कि आधुनिक पश्चिम सभ्यता थी। इनका मानना था कि यह सभ्यता भारतीय समाज और मूल्यों को भ्रष्ट कर रही है। ध्यान दीजिएगा। चलिए दो देखिए क्या है। गांधी ने भारत की पारंपरिक विरासत को कमजोर करने के लिए आधुनिक पश्चिम सभ्यता का आलोचना की थी। बिल्कुल आपका सही है। तीन में आपका क्या? गांधी जी का मानना था कि रेलवे ने प्लेग और अकाल फैलाने का योगदान दिया। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के हिंद स्वराज 1909 के संबंध में कथन 2 और कथन 3 आपका सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 और 3 कहाँ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 121 की ओर। बताइएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो का आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ध्यान में रखिएगा, कौन समर्थन नहीं किए थे? चलिए थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा इसमें। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी नहीं किए थे, आपका मुस्लिम लीग ने भी नहीं किया था, आपका ऑप्शन नंबर डी हिंदू महासभा भी नहीं किए थे। ध्यान में रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ये तीनों आपका नहीं किया था शायद, हमको जैसा लग रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है, इसमें बोल रहा है कौन सा सही है बताइएगा। लेकिन इसका आंसर देख लीजिए भी आप लोग थोड़ा सा 121 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट में कि क्या होगा, हमको थोड़ा सा उसमें डाउट लग रहा है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 122 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत में क्या INA मुकदमों के खिलाफ हुए जन विरोध प्रदर्शनों का तत्कालिक परिमाण क्या था? बताइए। देखिए, भारत में INA मुकदमों के खिलाफ जन विरोध प्रदर्शन
का तत्कालिक परिमाण क्या था? तत्कालिक परिमाण आपका क्या था, ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए ए में क्या, ब्रिटिश सरकार ने यह तत्काल को स्वतंत्र प्रदान कर दी, बिल्कुल नहीं की थी, बिल्कुल गलत है ये। बी में आपका है जनता के दबाव के चलते आईएनए अधिकारी की सज़ा माफ़ कर दी गई थी, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 123 की ओर। चलिए प्रश्न नंबर 123 क्या है आपका, बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी का सही वर्णन करता है? बताइए कौन सा कथन 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी का सही वर्णन करता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए ए में आपका क्या है, इसमें अंतरिम सरकार के गठन से ही कांग्रेस के एक साथ क्या समान गठबंधन सहयोगी के रूप में उनका साथ दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था। बी में आपका इसमें अंतरिम सरकार को पूरे कार्यकाल के दौरान उनका पूरा बहिष्कार किया नहीं किया था, ध्यान में रखिएगा। सी में आपका ब्रिटिश सरकार द्वारा विभाजन की मांग स्वीकार करने के बाद ही उसमें शामिल होने के लिए सहमत हुए, बिल्कुल गलत है। डी में आपका है यह शुरू में शामिल होने से इनकार करने के बाद अक्टूबर 1946 में अंतिम सरकार में शामिल हुए थे, बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। 1946 के अंतिम गठित 1946 में गठित अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग की भागीदारी का सही वर्णन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 124 की ओर। बताइए चंपारण आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बताइए चंपारण आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आप लोग पढ़ के बता दीजिएगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए एक में देखिएगा 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 में हिस्से पर नील के उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, बिल्कुल सही है, सबको किया जाता है, इसीलिए तो चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली हुआ था, ध्यान में रखिएगा। देखिए और उसके बाद देखिए आपका 2 में क्या है, प्राकृतिक नील की खेती में गिरावट का मूल के कारण जापानी सिंथेटिक रंगों का आगमन हुआ था, बिल्कुल गलत है। 2 से देखिए आपका बिल्कुल गलत है। देखिए 2 को क्या होता है, प्राकृतिक नील की खेती में गिरावट जर्मन सिंथेटिक रंगों के आने के कारण हुई, ना कि जापानी सिंथेटिक रंगों के कारण, ध्यान में रखिए किसके कारण हुई थी, तो आपका जर्मन सिंथेटिक रंगों के आने के कारण हुई थी, ना कि जापानी, ना कि आपका देखिए यहाँ जापानी है, ना कि जापानी सिंथेटिक के आगमन से हुआ था, ध्यान दीजिएगा। देखिए डी में आपका राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण जाने और किसानों को शिकायतों की जांच करने के लिए राजी किया, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 आपका सही है, 1 और 3 आपका चंपारण आंदोलन के संबंध में सही है। तो 1 और 3 आपका कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 नंबर प्रश्न। बताइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है, तो आप लोग आंखें मूंद के बता दीजिएगा। इसमें से जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। देखिए कथन 1 ही आपका बिल्कुल सही है, इसमें कथन 1 आपका बिल्कुल सही है, आप यहाँ से आप निकल जाइएगा बाहर। क्या है इसका, हम लोग थोड़ा सा व्याख्यान देखिए सुनते हैं। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा जुलाई 1947 में पारित किया गया था और 18 जुलाई 1947 को इसे शाही स्वीकृति प्राप्त हुई। इसने औपचारिक रूप से सत्ता के हस्ताक्षर और 14 से लेकर 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण के लिए कानूनी ढांचा प्रदान किया, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 126 की ओर। तो स्वराज पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? स्वराज पार्टी के संबंध में, ध्यान दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 में क्या, स्वराज पार्टी ने विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। 2 में है इसका मुख्य उद्देश्य परिषदों के भीतर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ पूर्ण और सहयोग करना था, बिल्कुल गलत है। 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है। 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करना नहीं था। देखिए क्या बोल रहा, ब्रिटिश अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करना था, ये इसका ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग करना
नहीं था। इसके विपरीत इनका इरादा परिषदों के भीतर से ही क्या है वर्षों स्थगनों और विरोधों के माध्यम से क्या औपनिवेशिक शासन में बाधा डालना और उससे केवल बेनकाब करना था। ध्यान रखिएगा। 3 में आपका मोतीलाल नेहरू ने पार्टी में महासचिव के रूप में कार्य किया था, बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर बी 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? स्वराज पार्टी के संबंध में 1 और 3 आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 127 की ओर। चलिए 127 में प्रश्न देखिए आपको क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था? बताइए निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था? तो आपका 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। चलिए उसके बारे में क्या जाने बोलना है ना रहता। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु माना जाता है? बताइए। अब ये सब क्वेश्चन को पूछने वाला है सब, तो आप आखिर मून के मार दीजिएगा, मारिएगा कि नहीं मारिएगा बताइए। तो गोपाल कृष्ण गोखले कौन नहीं जानता कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, सबको पता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आखिर मून के मारिए एकदम से। बताइएगा। चित्तरंजन दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला? चित्तरंजन दास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बोल रहा उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए एक में क्या है, चित्तरंजन दास के संबंध में पूछ रहा है। वह देशबंधु के नाम से लोकप्रिय थे। चित्तरंजन दास जो है सबका लोकप्रिय क्या है? देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? चित्तरंजन दास। ध्यान दीजिएगा। 2 में उन्होंने अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा। 3 में आपका उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ये आपका बिल्कुल गलत है, ये आपका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए 3 का आप लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए विठुल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ना कि CR दास ने बने थे। ध्यान में रखिएगा। कौन बने थे? विठुल दास पटेल ने 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। यहाँ बोल रहा है कि आपका CR दास जो से अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे, ये आपका नहीं किए थे, विठुल दास ने किए थे। ध्यान में विठुल भाई पटेल 1920 में किए थे। 4 में देखिए इसका मानना था कि स्वराज से आम लोगों को लाभ होना चाहिए, न कि केवल संभात्र वर्गों को। ध्यान में रखिए बिल्कुल आपका जो है 4 सही है। ध्यान में रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका सही है, 3 आपका गलत था। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किए कि नहीं किए? चलिए अब हम 10 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हम ऐसे नहीं मानेंगे। अब पहले सब्सक्राइब कीजिए भैया। देखिए 5 तक गिन रहे हैं आप लोग, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 प्लीज़ भैया कर लीजिए। अपना भाई को सपोर्ट नहीं कीजिएगा भैया। एक तो समझ लीजिए कि किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं करता, आप लोग को पता है सब चीज़ में। कम से कम आप लोग से उम्मीद है तो आप लोग तो सपोर्ट कीजिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या बोला? भारतीय परिषद कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में प्रस्ताव पारित किया गया था। कहाँ किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 131 की ओर। देखिए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें बोला ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए 1 में देखिए जवाहरलाल नेहरू ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए कांग्रेस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता तो आपको सबको पता जवाहरलाल नेहरू ने ही किए थे। 2 में आपका है, ध्यान में रखिएगा। देखिए कांग्रेस के औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज को मांग को स्वीकार कर लिया था। ध्यान में रखिए बिल्कुल सही आपका है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज को मांग को स्वीकार किया था। 3 में आपका रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, बिल्कुल आपका सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 132 नंबर प्रश्न। देखिए भैया आपका क्या बोल रहा है। चलिए देखिए 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के भड़कने का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1946 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह को भड़कने का तत्कालिक कारण क्या था? तो सबको पता है। देखिए क्या था? HMIS तलवार पर क्या BC दत्त द्वारा भारत छोड़ो जैसे ब्रिटिश विरोधी के नारे लिखना। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए 133वां प्रश्न देखिए, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर 1893 महात्मा गांधी को जबरदस्ती रेलगाड़ी से प्रथम श्रेणी के डिब्बे में उतार दिया गया था? क्या बोला, दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पर 1893 में महात्मा गांधी को जबरदस्ती रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी से के डिब्बे से उतार दिया गया था? बताइए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये आपका सबको पता ही है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये आपको तो सबको पता ही होगा। आपको कहाँ से उतारा गया था? तो ये आपका ये पीटर मेट्रिज वर्ग से उतारा गया था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 134 की ओर। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित क्या प्रांतीय समूहों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए? किसका बोला, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रस्तावित प्रांतीय समूहों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उनसे विचार कीजिए तो बोला, उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? बताइए, उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं? देखिए, एक देखिए आपको क्या है, समूह ए मध्य प्रांत और उड़ीसा, बिल्कुल सही सुमेलित हैं। देखिए मध्य ए में जो समूह ए में देखिए क्या है, मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा के हिंदू बहुसंख्यक प्रांत शामिल थे। ध्यान में रखिएगा। देखिए समूह बी में क्या है, सिंध और ब्रिटिश बलूचिस्तान, बिल्कुल सही सुमेलित हैं। ध्यान में रखिएगा। देखिए समूह बी में जो है आपका उत्तर पश्चिम मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब, उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान, सिंध और ब्रिटिश बलूचिस्तान शामिल थे। ये 3 में समूह सी असम और उत्तर पश्चिम सीमांत, ये आपका जो है बिल्कुल सुमेलित नहीं है भैया, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए समूह सी में कौन कौन है, बंगाल है, असम है, शामिल थे, ना कि असम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन शामिल है, बंगाल और असम, बंगाल और असम। देखिए असम तो ये है, यहाँ बंगाल लगा दीजिएगा, बंगाल लगा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 युग्म आपका सुमेलित है, 1 और 2, ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 135 की ओर। देखिए घटनाओं और उनके संबंधित वर्गों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, घटनाओं और उनके संबंधित वर्षों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? बताइए, ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? ध्यान में रखिएगा। देखिए एक में आपका है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से लौटना 1915, बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि महात्मा गांधी 1915 में ही भारत लौटे थे। देखिए 2 में है, जलियांवाला बाग नरसंहार, ये आपका 1918, ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान में रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार ये आपका 1919 में हुआ था। कब हुआ था आपका, 1919 में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में अमृतसर के जनरल डायर के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान दीजिएगा। चलिए 2 में देखिएगा, स्वराज पार्टी 1929 में, बिल्कुल सही सुमेलित है। दांडी मार्च की शुरुआत 1930 में आपका बिल्कुल सुमेलित है। इसका सही उत्तर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 सुमेलित हैं, केवल तीन कौन है, 1 है, ध्यान दीजिएगा, और 3 है और 4 है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 2 जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में हुआ था, न कि 1918 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अरे भैया हाँ बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 सुमेलित है, 3 सुमेलित है और 4 सुमेलित है। जलियांवाला बाग नरसंहार 1918 नहीं, 1919 होगा यहाँ। चलिए बताइए किए हैं। थोड़ा मेरा भैया बगल में बैठे हुए, थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए बोले अरे भैया। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्या विधायी राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विधायी राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोला, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? अरे ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए एक में देखिए क्या, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने दिसंबर 1922 में क्या इंडिपेंडेंट पार्टी शुरू करने का फैसला किया था, बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही है। 2 में है, विठुल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष स्पीकर बने थे, बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका विठुल भाई पटेल भी स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, बिल्कुल आपका सही है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किसके बारे में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विधायी राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका तीनों कथन जो है आपका सही है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीनों कथन इसमें से आपका सही था। चलिए प्रश्न नंबर 137 देखिए क्या यार, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, बताइए फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बताइए ये इंस्टाग्राम नहीं ना भैया कि आप फॉलो कर दीजिएगा तो हो जाएगा, बाद आप अनफॉलो कर दीजिए, आप यहाँ कर दीजिएगा आपको कोई देखने के लिए भी नहीं आएगा। तो नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेहरू रिपोर्ट मुख्य फोकस रखना आपको नेहरू रिपोर्ट के ऊपर। क्या बोल रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है इसमें। चलिए कथन एक देखते हैं क्या है, इसने ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासित क्या डिमोनिशन की तर्ज पर भारत के लिए क्या डोमिनियम स्टेटस की सिफारिश की, बिल्कुल सही है आपका। दो में आपका है, ध्यान दीजिएगा, इसने सभी प्रांतों के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का समर्थन किया था, बिल्कुल गलत है भैया। दो आपका गलत है, दो का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, इसके बजाय इसने यह उन प्रांतों मुसलमानों के लिए सीटों का आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव रखा जहां अल्पसंख्यक थे। ध्यान रखिए तीन में आपका क्या है, इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव किया गया था जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और महिलाओं के लिए समान अधिकार शामिल थे। इसके बारे में नेहरू रिपोर्ट, यहाँ क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा, नेहरू रिपोर्ट कथन 3 आपको बिल्कुल सही है। कथन 4 आपका है, इसने राज्य को धर्म से पूर्णतः अलग करने की सिफारिश की थी, बिल्कुल आपका सही है। ध्यान दीजिएगा नेहरू रिपोर्ट के संबंध में कथन 1 आपका सही है, कथन 3 आपका सही है, कथन 4 आपका सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर लास्ट में आप लोग को PDF देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए 138 नंबर प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था ये बताइए। ये सब क्वेश्चन पढ़ने वाली बात है। साइमन कमीशन कब आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। कब आया था, कहाँ पहुँचा था, तो बम्बई में पहुँचा था। सबको पता है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को कहाँ, बम्बई पहुँचा था। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वो सब क्वेश्चन देखते ही हमारे तुरंत उड़ा दीजिए, एकदम से देर मत कीजिए। बताइए भारतीय नौसेना विद्रोह के दौरान नौसैनिक के केंद्रीय हड़ताल समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, भारतीय नौसेना विद्रोह के दौरान नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिए, इसमें बोल रहा उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 1, 2 और 3 में से कौन सा गलत है, आपको यही चुनना है। ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि आप सही से चुन दीजिएगा। देखिए एक में इसका नेतृत्व क्या MS खान ने किया था, किसके, भारतीय नौसेना विद्रोह के दौरान नौसैनिक केंद्रीय हड़ताल समिति के संबंध में। कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका विद्रोही सैनिक ने एकता के प्रांतीय के रूप में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे फहराए गए थे, बिल्कुल सही है। 3 में आपका इसकी मांग से एक मांग पाकिस्तान का तत्काल निर्माण थी, बिल्कुल गलत है। देखिए 3 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पाकिस्तान का मांग हड़ताल समिति के एजेंट का हिस्सा नहीं था, ध्यान दीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 कितने हैं, 1 और 2 कितने हैं, क्या चल रहा है, 139 का सी हो जाएगा। 139 का बताइए कौन सा गलत है। अच्छा, इसमें बोला था, हमको लगा कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 3 जो है इसमें सिर्फ गलत था आपका। हमको लगा कि इसमें सही बोल रहा है, सही 1 और 2 है ही नहीं है ऑप्शन नंबर में, बड़ा आसमस में हम फंस गए थे। चलिए भैया अगला नंबर प्रश्न बताइए, साइमन कमीशन और उनके पति राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, साइमन कमीशन और उसके पति राष्ट्रवादी प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, विचार करने के लिए बोल रहा है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए कथन 1 में क्या बोल रहा है, असहयोग आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप थी। साइमन कमीशन, यहाँ ध्यान दीजिए, साइमन कमीशन और उनके पति राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया के संदर्भ में, ध्यान देना, साइमन कमीशन और पति राष्ट्रवादी के संबंध में। तो कथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इनमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल सही है।
3 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के परिणाम स्वरूप एक सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, बिल्कुल सही है। 3-4 में आपका नेहरू रिपोर्ट ने भारत के तत्कालिक उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए 4 आपका बिल्कुल गलत है। 4 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या होगा, नेहरू रिपोर्ट में क्या है, नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की। ध्यान में किसकी मांग की थी, डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। ध्यान में रखिएगा। देखिए आप पूर्ण स्वतंत्रता को यहाँ हटा दीजिएगा, आपका डोमिनियन स्टेटस नहीं यहाँ लगा दीजिएगा तो आपका सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका इसमें से सही था। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 141 की ओर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था। तोड़ दीजिए इस क्वेश्चन में, देखिए एकदम, जिसको नहीं बोलता तोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन देखने नहीं है एकदम, डायरेक्ट मारिए क्वेश्चन में। मद्रास अधिवेशन 1927, देखिए दिसंबर में जो है 1927 में मद्रास में आयोजित अपने अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। सबको पता है, बचवा को पता है यार, इस क्वेश्चन को देखने नहीं है ज़्यादा, एकदम ध्यान नहीं देना एकदम। यह माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, माउंटबेटन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोला ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए एक में इसमें 2 स्वतंत्रता रियासतों के निर्माण का प्रावधान था, बिल्कुल सही है। 2 में है इसमें पंजाब और बंगाल के विधानसभाओं द्वारा अलग मतदाताओं के माध्यम से उनके विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था, बिल्कुल सही है। 3 में आपका है इसमें रियासतों का तत्काल समाप्त करने और उन्हें नए राज्यों में विलय करने का प्रावधान था, बिल्कुल गलत है। 3 भी आपका बिल्कुल गलत है, लेकिन माफ़ कीजिएगा इसका सोल्यूशन हम थोड़ा सा नहीं लिख पाए, इसीलिए हम आपसे थोड़ा सा क्षमा प्रार्थी हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा सही है, 2 और 3 आपका सही है, 3 तो आपका गलत है भैया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका लिखा हुआ है। देखिए ए तो आपका सही है, बी भी है, देखिए 2 भी आपका सही है। चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, लेकिन मेरे अनुसार से तो देखिए 1 और 2 आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आंसर में कुछ और लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा 142 नंबर प्रश्न के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखिए 143 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, असहयोग और खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें बोला ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है। एक में देखिए क्या, असहयोग आंदोलन 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए असहयोग आंदोलन में यहाँ बोला 1921 में करबे नहीं किए थे, 1920 में किए थे महात्मा गांधी। क्या असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा शांतिपूर्ण और अहिंसक संसाधनों के स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, ध्यान में रखिएगा। 2 में आपका खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या ऑटोमन खलीफा के प्रति ब्रिटिश व्यवहार का विरोध करना था, बिल्कुल सही है। यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 आपका इसमें से सही था। यहाँ आप काट के 1920 जो है सो 1921 है 1920 लगा दीजिएगा तो वो अभी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सबको पता है लाला लाजपत राय को जाना जाता था, पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता था, तो लाला लाजपत राय जाने जाते थे, सबको पता है। देखिए ये सब क्वेश्चन भैया आप टाइम लीजिएगा तब तो फिर क्या ही बोले अब। देखिए गांधी इरविन वार्ता से पूर्व महात्मा गांधी और कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्यों को किस तिथि को बिना किसी शर्तें रिहा किया गया था। तो गांधी इरविन वार्ता से पूर्व महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों को किस तिथि को बिना किसी शर्तें रिहा किया गया था। तो ये आपको किया गया था 25 जनवरी 1931 को किया गया था, ध्यान में रखिए कब, 25 जनवरी 1931 को किया गया था। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य सदस्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा 25 जनवरी 1931 को बिना किसी शर्तें को रिहा कर दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। चलिए 146 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। निम्नलिखित में से कौन से एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 3
गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बताइए भैया, कितना इजी क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन एकमात्र ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे? बताइए कौन से ऐसे थे जो भारत तीनों गोलमेज में भाग लिए थे? तो ये भीमराव अम्बेडकर लिए थे, ये ऑप्शन में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा BR अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 147 की ओर। तो गांधी इरविन समझौता के अन्य किस नाम से जाना जाता था? बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है, ये सब आप नहीं बताइएगा तो कौन बताइएगा? बताइए तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली पैक्ट। ध्यान में रखिएगा। देखिए गांधी इरविन समझौता जो है दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस पर 1931 में दिल्ली में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच क्या हस्ताक्षर किए गए थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे तक प्रश्न नंबर 148। देखिए महात्मा गांधी ने 1943 में 21 दिनों का उपवास निम्नलिखित में से किस कारण से किया गया था? बताइए। महात्मा गांधी ने 1943 में 21 दिनों का उपवास निम्नलिखित में से किस कारण से किया गया था? किस कारण से किया गया था? देखिए आप लोग को पता होना चाहिए। हाँ देखिए इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए ए में भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल वापसी की मांग करना, बिल्कुल नहीं। बी में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना मुकदमे उनकी हिरासत के विरोध में, बिल्कुल नहीं। सी में आपका है ब्रिटिश सरकार के इस आरोप का खंडन करने के लिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुई हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, बिल्कुल आपका सही है। महात्मा गांधी ने 1943 में 21 दिनों का क्या बोल रहा है उपवास निम्नलिखित में किस कारण से किया था? तो ब्रिटिश सरकार के इस आरोप का खंडन करने के लिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुई हिंसा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ प्रश्न नंबर 149 में प्रश्न देखिए गया है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। इन सब क्वेश्चन को आपको पढ़ने नहीं है, अक्षय मून के खाली आंसर मारना 1917 में, एकदम क्या मारना, खाली आंसर वो मारना है। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 1915 में हुई थी। ध्यान में रखिए। देखिए चंपारण आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार में क्या यूरोपियन बंगाल मालिकों का द्वारा नील की खेती करने वाले पर थोपी गई थी शोषणकारी तीन कठिया प्रणाली के खिलाफ की गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आज देखते हैं आज का आखिरी नंबर प्रश्न। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए 150 नंबर प्रश्न क्या है? ऑपरेशन पोलो भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस रियासत के विरुद्ध शुरू किया गया था? क्या बोल रहा है? ऑपरेशन पोलो भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस रियासत के विरुद्ध शुरू किया गया था? बताइए किस रियासत के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपका हैदराबाद। ध्यान में रखिए पोलो। देखिए सितंबर 1948 में शुरू किया गया था ऑपरेशन पोलो। क्या था? भारत सरकार द्वारा हैदराबाद के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई, जिसमें हैदराबाद निजाम मीर उस्मान अली खान द्वारा शासित सबसे बड़ी एक और सबसे धनी रियासत थी। निजाम ने भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। क्या? भारत में विलय करने से इनकार कर दिया था। उनके बजाय वह स्वतंत्रता या एक विशेष संधि की मांग कर रहे थे, जबकि बातचीत क्या है बेनतीजा रही। साथ ही कासिम रिजवी के नेतृत्व में क्या मजलिस ए मुत्तहादुर क्या मुस्लिमीन से जुड़े उग्रवादी संगठन रजकारों और हैदराबाद आपस में भारतीय स्वतंत्रता का हिंसा का और अस्थिरता को बढ़ा दिया था। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो भैया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए SUB सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कहीं भी हमसे अगर गलती हुआ है तो प्लीज़ हम आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ थैंक यू सो मच।